गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, है ना। तो हम लोगों ने फिज़िक्स में हमने आपको लास्ट कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा दिया था, और उसके बाद कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद हमारा लेक्चर शायद मॉडर्न अलजेब्रा पे वो मैथ्स वाले पार्ट में आया था, है ना। उसके बाद से फिर अभी तक कोई लेक्चर नहीं आया। अब आज ये लेक्चर आने जा रहा है फिज़िक्स पर, है ना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना। अभी हम लोग ने कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो हम ये देखते थे कि उन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, वो हम लोग कूलाम्स लॉ से निकाल लेते थे। और उसके बाद हम लोगों ने फोर्स का डायरेक्शन देखा था, जब हम लोग ने कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा था। उसमें हम ये देखते थे कोई Q1 है और Q2 है, तो Q1 Q2 पे क्या फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे क्या फोर्स लगा रहा है, ये हम लोग देखते थे, है ना। आज हम लोग ये देखेंगे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q1 और इससे कुछ मान लिए R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q2, ठीक। तो अब जाहिर सी बात है, हमें ये पता है कि ये Q2 जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जब ये Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो हम सीधे सीधे वो फोर्स कूलाम्स लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात ये चेंज होती है कि अगर Q2 की फोर्स सिर्फ इस पे ना लगे, इस पे सिर्फ यहाँ पे Q2 ही ना हो, इससे कुछ मान लिए R डिस्टेंस, यहाँ पे कुछ R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज हो, क्या कहते हैं Q3, यहाँ पे एक हो Q4, ऐसे कई सारे चार्जेस हों मान लिए, जैसे मान लिए, और वो सारे के सारे चार्जेस यानी कि Q2, Q3, Q4 इस Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं, और हमसे कह दिया गया कि ये जो सारे चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स निकालिए। अब इस जगह पे कूलाम्स लॉ फेल हो जाता है, कूलाम्स लॉ फेल हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये करते हैं कि भाई ये चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, यानी कि Q3 जो है वो Q1 पे कितना लगा रहा है, Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है और Q4 Q1 पे कितना लगा रहा है। जितनी फोर्स लगा रहा होगा वो सारी फोर्सेस को निकालेंगे, मतलब इसकी इस पे फोर्स निकालेंगे, इसकी इस पे निकालेंगे और इसकी इस पे निकालेंगे, और उन सारे फोर्सेस को हम वेक्टर लॉ से ऐड करेंगे। पैरेललोग्राम मेथड, आप लोग ने वेक्टर लॉ में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम मेथड, उस मेथड से हम सारी फोर्सेस को ऐड करेंगे, तब जो टोटल फोर्स निकल के आएगी वो निकल के आएगी इस Q1 के ऊपर। बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि जैसे हम लोग कूलाम्स लॉ में पढ़ते थे दो चार्जेस के बीच में फोर्स, यानी कि एक चार्ज इस चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा है, बात हो रही थी एक चार्ज की। लेकिन अब यहाँ पे एक चार्ज नहीं है जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे कई सारे चार्जेस हैं, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द और कई सारे चार्जेस आ गए, मतलब सिर्फ यही नहीं लगा रहा है, और सारे चार्जेस इसके ऊपर क्या फोर्स लगा रहे हैं। खाली दो चार्जेस अगर लगा रहे हैं तब तो कूलाम्स लॉ से निकल आएगा, लेकिन अगर कई सारे चार्जेस आ गए तो कूलाम्स लॉ वहाँ पे फेल हो जाता है। वहाँ पे फिर हम लगाते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या लगाते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो हम बताएंगे क्या होता है सुपरपोजिशन, है ना। सारे चार्जेस जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, सारे चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मान लिए Q2 Q1 पे लगा रहा है, Q3 Q1 पे लगा रहा है, Q4 Q1 पे लगा रहा है, Q5 Q1, बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस दिए हैं और वो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब हमसे कहा जाए कि टोटल फोर्स निकालिए, तो टोटल फोर्स हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो सारे चार्जेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उन सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम लेंगे, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे, तो जो वेक्टर सम निकल के आएगा वो इस चार्ज के ऊपर फोर्स होगा, इन सारे चार्जेस का टोटल फोर्स। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम इसकी डेफिनेशन अभी लिखेंगे पहले, लेकिन हम पहले जहां पे आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ लिए। देखिए, मानिए हमने जो है क्या कहा, ये हमने डायग्राम बना दिया है, लेकिन ये डायग्राम कैसे भी बन सकता है, कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि डायग्राम ऐसे ही बनेगा, है ना। देखिए हमने क्या करा, हमने एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम में हमने तीन चार्जेस ले लिए, एक ले लिया Q1, एक ले लिया Q2 और एक ले लिया Q3, ये ले लिया। अब और ये ओरिजिन है, मान लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना रहे हैं तो यहाँ पे ओरिजिन है, इससे R3 डिस्टेंस पे हमने ये ले लिया, R1 डिस्टेंस पे Q1 ले लिया और R2 डिस्टेंस पे ये ले लिया, ठीक। जब हमने ये चार्जेस लिए तो इसके बीच की डिस्टेंस R2 रखी। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिर्फ R2 क्यों रखी, जब हमने पढ़ाया था कूलाम्स लॉ तो हमने बताया था कि अगर यूं जा रहा है और हम यूं करेंगे तो यहाँ पे एक R लिखेंगे और यहाँ पे दो नंबर लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज रखा नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा नहीं है, तो ये जब इसकी तरफ जाएगा, दो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा है तो सीधे ये इसकी तरफ जा रहा है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मान लिया एरो लगा दिया और डायरेक्ट R2 लिख दिया। यहाँ पे दो नंबर नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि दूसरा चार्ज है ही नहीं यहाँ पे।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Q2 है और ये Q1 है, इसके बीच में हमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया R12। हमने क्या बताया था कि हम R लिखेंगे और ये लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने ये तरीका बताया था कि ये एरो जिस तरफ जा रहा है यानी कि Q1 की तरफ जा रहा है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 1 लिख दिया, और जिसकी तरफ से आ रहा है यानी कि Q2 की तरफ से आ रहा है तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। पहले ये नंबर लिखा जाए, बाद में ये नंबर लिखेंगे और पहले ये लिख देंगे, जिसकी तरफ जा रहा है उसको पहले और जिस तरफ से आ रहा है उसको बाद में। उसी तरीके से यहाँ पे Q1 और Q3 के बीच में भी हम करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर R13 लेंगे, क्योंकि एरो 1 की तरफ जा रहा है और 3 से आ रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है उसको पहले लिखेंगे और जिस तरफ से आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। उसी तरीके से अब मान लिए कि ये Q2 है और ये Q1 है, इसको मानिए ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको जब हम इसके करीब लाएंगे तो ये फोर्स उस तरफ लगाएगा, तो ये फोर्स इस तरफ लग रही है 1 2, और जब हम Q1 को Q3 के करीब लाएंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये उस तरफ जाएगा, तो इसकी फोर्स इस तरफ लगेगी, और इसकी फोर्स मान लीजिए ये रिजल्टेंट फोर्स F1 लग रही है, F13 और F12 की रिजल्टेंट फोर्स ये लग रही है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। मेनली ये तो हो गई डायग्राम की बात, ये तो डायग्राम समझाने वाली बात हो गई। अब ये लिखा कैसे जाएगा, देखिए F12 जो है, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 जो है ये चार्ज 1 पर फोर्स है Q2 की वजह से। क्यों? क्योंकि जब हम Q1 को Q2 के करीब लाएंगे तो Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये उस तरफ भागेगा, Q1 उस तरफ भागेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जब हम Q1 को इस तरफ लेके आएंगे तो Q2 से ये रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो Q1 उस तरफ भागेगा, उस तरफ भागेगा मतलब फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगी। तो हम कहेंगे कि Q1 पे फोर्स लग रही है और लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है, तो फोर्स लग रही है Q1 पे और लगा कौन रहा है, 2, 1 पे लग रही है और 2 लगा रहा है। यही हमने लिखा है फोर्स ऑन चार्ज 1, यानी कि 1 ये हो गया फोर्स ऑन चार्ज 1, और ड्यू टू Q2 ये हो गया, ये हो गया, ये लिखा जाएगा। अब इसको लिखने का हमने तरीका बताया ही था आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। जो यहाँ पे होगा F12 वही यहाँ पे भी होगा R12, ये R12, और ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने कहा था यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, अगर उसको किसी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दिए तो उस इक्वेशन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, ये हमने बता दिया था। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब F13 देखिए, देखिए F12 देख लिया, अब F13 देखिए। F13 क्या है, F13 ये कह रहा है कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, यानी कि चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है, और किसकी वजह से लग रहा है, Q3 की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, जब हम Q1 को Q3 के करीब लेके आएंगे, Q1 को Q3 के करीब लेके आएंगे तो Q3 इसको रिपेल करेगा, यानी कि Q1 को उधर की तरफ फोर्स लगाएगा उस तरफ, तो Q1 उस तरफ भागेगा, है ना। तो Q3 किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q1 के ऊपर, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, यानी कि चार्ज 1 पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को Q3 लगा रहा है, उसको उस ऊपर की तरफ फेंक रहा है ना, ये हो गया। और कूलाम्स लॉ में ये हमने बता दिया था कि फोर्स को लिखने का ये तरीका होता है, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और ये वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमने रख दी, यहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख दे तो यही आ जाता है। शायद हमने पिछली वीडियो में यहाँ पे क्यूब नहीं लगाया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, वो शायद हमसे गलती से हो गया था, यहाँ पे हमने क्यूब नहीं लगाया था। ठीक है, तो वो क्यूब लगा लीजिएगा यहाँ पे हो गया, ये वही हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए F12 जो यहाँ पे होगा 21, तो यहाँ पे भी 21 और यहाँ पे भी 21। अब यहाँ पे हमने वेक्टर की वैल्यू रख दी, यहाँ पे हमने वेक्टर की वैल्यू रख दी, यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये क्यूब बन गया, वरना ये है यहाँ पे स्क्वायर ही, ये ध्यान रखिएगा। और F13 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो जैसे यहाँ पे 13 था और यहाँ पे भी 13 हुआ। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर Q1 है, हमें क्या करना है, हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना है। हमें ये देखना है कि इस Q1 चार्ज के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर एक तो ये Q1 फोर्स लगा रहा है और एक Q3 फोर्स लगा रहा है। भाई सिस्टम में 3 ही चार्जेस तो दिए हुए हैं, ये Q1 दिया हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि Q1 पे 2 चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, 2 चार्जेस कौन कौन से, Q2 और Q3। वो कितनी फोर्सेस लगा रहे हैं, देखिए Q1 पे जो 2 फोर्स लगा रहा है वो ये लगा रहा है, Q1 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो ये लगा रहा है, ये लगा रहा है।
और Q1 पे जो Q3 फोर्स लगा रहा है वो ये लगा रहा है, ये लगा रहा है नहीं लगा रहा है, यही तो हमने निकाला। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि उस पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जितने नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, जितने चार्जेस फोर्सेस लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करना है हमें। क्या करना है? वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर ये फोर्स है और ये फोर्स है तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। हमें चार्ज 1 के ऊपर फोर्स निकालना है, चार्ज 1 के ऊपर। मान लिए ये Q1 है और ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। हमें ये देखना है कि ये दोनों चार्जेस Q2 और Q3 इस Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। अगर एक चार्ज खाली अगर मान ली Q3 ना दिया होता तो कूलाम्स लॉ से निकल आता, लेकिन अब यहां पे एक और चार्ज दे दिया है तो कूलाम्स लॉ काम नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे कि जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है और Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, उन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, तब टोटल फोर्स निकलेगी Q1 के ऊपर। देखिए F1 मतलब, F1 का ये मतलब है, यहां पे F1 का मतलब ये है फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 यानी कि Q1, फोर्स ऑन Q1, ठीक। Q1 के ऊपर कितना फोर्स निकल रहा है, तो Q1 के ऊपर कितना फोर्स निकल रहा है, Q1 के ऊपर 2 कितना फोर्स लगा रहा है, यानी Q1 के ऊपर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, इतना लगा रहा है, और Q1 के ऊपर Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, वो इतना लगा रहा है। तो उन दोनों फोर्सेस को, यानी कि इसको और इसको हम ऐड करेंगे, F12 और F13 को ऐड करेंगे, तो हमने ये लिखा, ये सिंपल कैलकुलेशन है, 1/4πε0 कॉमन ले लिया और इसके अंदर ये लिख दिया, ये आ गई। हमने आपको क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है, ठीक, और उसके इर्द गिर्द मान लिए एक चार्ज, उसके मान लिए फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज Q1 है, ठीक, और इसके कुछ r डिस्टेंस पे एक चार्ज Q2 है। Q2 इसकी Q1 के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगा, ये तो बात पक्का है, कूलाम्स लॉ से लगाएगा। वो फोर्स हम निकाल लेंगे, कूलाम्स लॉ से निकाल लेंगे। लेकिन Q2 के साथ साथ यहाँ पे Q2 ही सिर्फ नहीं है, मान लिए कुछ r डिस्टेंस पे Q3 भी रखा हुआ है, कुछ r डिस्टेंस पे Q4 भी रखा है, कुछ r डिस्टेंस पे Q5 भी रखा हुआ है। वो सारे चार्जेस इस Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इस Q1 बीच वाले Q1 के ऊपर ये सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। तो वो सारे चार्जेस जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं Q1 के ऊपर, उन सारे फोर्सेस का हम वेक्टर सम करेंगे, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, और उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इस चार्ज Q1 पे टोटल फोर्स होगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये देख लिए, इसकी हम डेफिनेशन यहां पे लिखे दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। सिर्फ 3 ही चार्जेस नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, सिर्फ 3 चार्जेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। मान लिए यहाँ पे तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 3 ले लिए थे, 5, 6, 8, 10, 20 कितने भी हो सकते हैं। हम आपको जनरल कंडीशन भी उसकी लिखाएंगे। देखिए ये डेफिनेशन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, ये आप लोग की बुक्स में लिखी होगी। फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू, देखिए ड्यू टू, जो हमने समझाया वही हम लिख रहे हैं, ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस, फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज के ऊपर फोर्स दूसरे चार्जेस की वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस, एक मिनट, ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस, अदर चार्जेस है ना, इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम of all the forces, of all the forces, vector sum of all the forces on that charge, on that charge due to other charges, due to other charges is called
ड्यू टू अदर चार्जेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको चीज़ तभी समझ में आएगी अगर आपने कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा हुआ है। ठीक है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा जाके पहले। ठीक है, हाँ, वरना ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, ये आपको समझने में दिक्कत होगी। देखिए डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, हमने वही लिखा है जो हमने आपको अभी बताया है। हमने क्या लिखा, हमने लिखा फोर्स ऑन एनी चार्ज। फोर्स ऑन एनी चार्ज का मतलब मान लिए यहाँ पे Q1, फोर्स ऑन एनी चार्ज का आप मान लिए मतलब Q1, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस। इस Q1 के ऊपर फोर्स Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस। अब यहाँ पे दो ही चार्जेस हैं तो नंबर ऑफ अदर चार्जेस दो ही होगा यहाँ पे। उन दोनों चार्जेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स है वो क्या है, वो है वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि इस Q1 के ऊपर ये सारे चार्जेस जो फोर्स लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उन सारे फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो वो इस चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकल आएगा, यानी कि सारे चार्जेस इसके ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ इंटरएक्टिंग चार्जेस आ जाएं। नंबर ऑफ इंटरएक्टिंग चार्जेस, एक चार्ज है और उसके ऊपर कई सारे चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब सुपरपोजिशन की बात हो रही है। ठीक है, ये बात हो गई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने यहाँ पे मान लिए तीन ही चार्जेस ले लिए थे। हमने यहाँ पे Q1, Q2, Q3 ले लिया था, Q1, Q2, Q3 ले लिया था सिर्फ। ठीक, तो उस हिसाब से फॉर्मूला निकला था हमारा फॉर्मूला ये निकला था। हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कि इस Q1 के ऊपर ये दोनों चार्जेस क्या फोर्स लगा रहे हैं, ये निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये निकला था Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, और ये R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और ये R13 यूनिट वेक्टर। ये एक चीज़ और, हाँ कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, ये देखिए अगर हम लिख रहे हैं F12, ठीक है, तो इसका मतलब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे चार्जेस होंगे Q1 Q2, क्योंकि F12 ले रहे हैं तो Q1 Q2 होंगे। और अगर हम F13 ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे चार्जेस हो जाएंगे Q1 Q3, क्योंकि हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 देख रहे हैं। एक Q1 के ऊपर Q3 क्या फोर्स लगा रहा है ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे भी 1/2 ना कर दिएगा, हाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये तो बात हो गई तीन चार्जेस की, ये तो बात हो गई तीन चार्जेस की, लेकिन अगर हम यहीं पे बात ले आए कि मान लिए तीन चार्जेस नहीं है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। क्या है? n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तब क्या होगा? होगा वही, कुछ चेंजेस होंगे नहीं। देखिए देखिए अगर हम कह दें कि सिर्फ तीन चार्जेस नहीं हैं, मान लिए हम ऐसे दिखा दें, आपको दिखा रहे हैं, देखिए मान लिए ये Q1 चार्ज है, इसके Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, और ये डैश 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 करते करते ये मान लिए Qn चार्जेस हैं। ठीक, इससे कुछ मान लिए R1 डिस्टेंस पे ये है, R2 डिस्टेंस पे ये है, R1 नहीं R12 डिस्टेंस पे ये है, R13 डिस्टेंस पे ये है, R14 डिस्टेंस पे ये है, R15 डिस्टेंस पे ये है, R1n डिस्टेंस पे ये ऐसे है। मान लिए n नंबर ऑफ चार्जेस दे दिए गए, और अब हम कह रहे हैं कि ये सारे n नंबर ऑफ चार्जेस, ये सारे चार्जेस इस Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि तीन चार्जेस दे दिए गए थे, दो चार्जेस दे दिए गए थे Q2 और Q3, और हम देख रहे थे कि वो Q1 पे कितना फोर्स लगा रहे थे, तो वो इतना फोर्स लगा रहे थे।
Q2 और Q3 Q1 पे इतना फोर्स लगा रहे थे। अब हम देख रहे हैं कि मान लिए Q2 और Q3 नहीं है, Qn तक चार्जेस दे दिए, n नंबर ऑफ चार्जेस दे दिए। अब n नंबर तो हम पता नहीं सकते कि कितने नंबर ऑफ होंगे। देखिए वो कैसे होंगे, होगा वैसे ही उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा बस। देखिए सारे चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस जो हैं वो Q1 के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो होगा 1/4 पाई, नहीं पहले तो इसको ऐसे लिखिए, हम लोग लिखते थे ना F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डैश 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 F1n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई ये Q, इसका ये 1 का मतलब है Q1 और इस 2 का मतलब है Q2, यानी कि Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q3 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, Q4 Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, Qn Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसका ये मतलब है। तो F1, और ये F1 का मतलब है कि चार्ज 1 पे कितना फोर्स लग रहा है इन सारे चार्जेस की वजह से। इसी को लिखिए जनरलाइज फॉर्म में, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू रखेंगे तो होगी Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, और ये R12 यूनिट वेक्टर, ये इसकी है। अब ये इसकी देखिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब ये 1/3 है तो यहाँ पे रखेंगे Q1 Q3 और R13 का स्क्वायर, R13 यूनिट वेक्टर प्लस डैश 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 लगाइए। अब ये n का लिखेंगे हम लोग, ठीक, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और ये Qn, अब यहाँ पे 1n हो गया तो Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और ये R1n यूनिट वेक्टर, ये हो गया। ठीक है, देखिए F1, इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इतना हिस्सा कॉमन ले लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और R13 यूनिट वेक्टर प्लस डैश डैश डैश, एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखे दे रहे है ना, एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर और प्लस Q1, तो Q1 और ये कॉमन चला गया तो बचा Qn अपॉन R1n का स्क्वायर R1n यूनिट वेक्टर, ये आया, ये आ गया है ना। अब देखिए ये चीज़ तो कॉमन ले ली, तो ये चीज़ कांस्टेंट में आ गई पूरी, ठीक, ये चीज़ कॉमन ले ली हमने तो ये चीज़ तो बाहर ही आ गई। चेंज क्या हो रहा है, Q2 यहाँ पे Q3, यहाँ पे Qn, यानी कि Q2 से शुरुआत हो रही है, क्या हो रही है, Q2 से शुरुआत हो रही है। तो एक चीज़ होती है जिसको हम लोग समेशन में करके लिख देते हैं, इस चीज़ को हम लोग ये इतना फैला के लिखा है, इसको समेट के समेशन में करके लिख देते हैं। क्या, देखिए जैसे बता रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये वैसे ही लिखा, इसके बाद हम लोगों ने यूँ करके समेशन का निशान लगाया, ठीक। समेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल टू 2 to n, I इज इक्वल टू 2 to n, लिमिट लगाएंगे, लिमिट होती है ये 2 to n, और लिखेंगे जो चेंज हो रहा है, देखिए Q2 चेंज हो रहा है, Q3 आ गया, फिर Qn चला गया, तो यहाँ पे लिखेंगे Qi अपॉन नीचे का चेंज हो रहा है R1 तो सब में है तो 1 तो वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया तो I कर देंगे
और स्क्वायर कर देंगे, और ये हो गया R, यहाँ पे भी 1 1 1 सब में है तो 1 तो रहेगा ही, लेकिन I लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है बाद में। ये हो गया यूनिट वेक्टर, ये हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म, जनरलाइज्ड फॉर्म, ये n है, n, ठीक। ये जो हमने जनरलाइज करके लिखा है I इज इक्वल टू 2, अब आप एक बात सुनिए, जब आप यहाँ पे I इज इक्वल टू 2 रखिएगा तो ये Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और ये R12 यही आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप 3 रखिएगा I की जगह तो Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर और ये ऐसे आ जाएगा। जब आप n रखिएगा तो Qn अपॉन In ये आ जाएगा। इसको फैला के लिखना हो तो यहाँ पे वैल्यूज रखते चले जाइए 2 से लेके n तक, यही मिलता चला जाएगा। इसको हमने समेट के यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया। ये समेशन का मतलब ये होता है कि ये सम है, ऐड हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बायो वाले बच्चे नहीं समझ पाते ना, इसलिए ऐसे समझा के लिखा हमने। तो हमने उन्हें कूलाम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है, उसके इर्द गिर्द कई सारे चार्ज आ जाएं, तो वो सारे चार्जेस उस एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस को हम लोग वेक्टर सम से ऐड करते हैं, और वो वेक्टर सम से ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब एक नेक्स्ट चीज आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि जब हम कूलाम्स लॉ की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम कूलाम्स लॉ की बात करेंगे तो हमेशा कूलाम्स लॉ की बात होगी, दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगी, उसके ऊपर बात होगी, और साथ ही साथ इसमें एक बात और होगी कि दोनों चार्जेस जो होंगे वो पॉइंट चार्जेस होंगे। पॉइंट चार्जेस मतलब अगर एक चार्ज रखा है और दूसरा रखा है तो दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे रखे होंगे। यानी कि ये नहीं कह सकते कि हम उनके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, मान लिए आड़े टेढ़े रखे हुए ना, आड़े टेढ़े नहीं, किसी ना किसी पॉइंट पे रखे होंगे, किसी स्ट्रेट लाइन पे रखे होंगे हमेशा। कूलाम्स लॉ की तब बात होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम कूलाम्स लॉ की चर्चा करेंगे ना थोड़ी सी, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल आपकी NCERT वगैरह में पढ़ रखा हुआ है, मतलब NCERT वगैरह में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए एक चीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट O है, ठीक, इसके ऊपर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। क्या रखा है? कैपिटल Q। ये कैपिटल Q जो है ये फिक्स चार्ज है, ये इसको यहाँ से हम कहीं हिला नहीं सकते, ये यहीं पे रखा हुआ है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इस O से कुछ R डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक, एक पॉइंट हमने ले लिया P, उसके ऊपर एक हमने चार्ज ला के रखा है स्मॉल q। ये स्मॉल q जो है ये कहलाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब इससे हम जज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस टेस्ट चार्ज से। इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, लेकिन r ही डिस्टेंस पे मूव करेंगे। यहाँ पे लाएंगे तो r ही डिस्टेंस पे लाएंगे, यहाँ से लाएंगे तो r ही डिस्टेंस पे लाएंगे। ये नहीं कि r से ये कुछ और आगे बढ़ जाएगा ना, यहीं पे है, मूवेबल है लेकिन फिक्स्ड नहीं है, ये फिक्स्ड है, यहीं पे रखा रहेगा। यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं q जो है वो फिक्स्ड है और स्मॉल q जो है वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेस्ट चार्ज। ये बुक में दिया है टेस्ट चार्ज, इसलिए हम बता रहे हैं ना, टेस्ट चार्ज कहलाएगा ये। अब देखिए अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ठीक, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अब जब Q यहाँ पे P पे रखा, प्रोसेस ये कहता है कि जब हमने Q को इस P पे रखा तो Q के ऊपर कुछ फोर्स लगा, Q के ऊपर कुछ फोर्स लगा, और वो फोर्स कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है। जाहिर सी बात है Q1 ही लगाएगा। जब हम Q के ऊपर Q को यहाँ पे रखेंगे तो Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अच्छा, Q1 जब इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स हम कूलाम्स लॉ से निकाल लेंगे। लेकिन हम आपसे अगर ये कहें कि इस Q को हम P की पॉइंट से हटा दें, मान लीजिए यहाँ से इसको हमने हटा दिया, तो अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं बचा। हमारा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या था इस पॉइंट P पर कि जब हम Q को लेके आ रहे थे यहाँ पे तो Q के ऊपर फोर्स लग रहा था Q की वजह से।
इस कैपिटल क्यू की वजह से इस स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स लग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? हम यहाँ पे लेके आ रहे थे तो ऐसा क्या हो रहा था? तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। कि उन्हीं ने क्या कहा, उन्हीं ने कहा कि ये जो कैपिटल क्यू है असल में ये अपने इर्द गिर्द जो है वो एक सराउंडिंग बना लेता है। क्या बना लेता है? सराउंडिंग बना लेता है। कि जब उस सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस दूसरे चार्ज के ऊपर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है। कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है। हमने ये कहा कि मान लिए कोई चार्ज रखा है Q, ये Q कैपिटल Q फिक्स्ड है, और इसी के पास हम कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज लेके आए और उसको हम जब इस पॉइंट P पर लेके आ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि पॉइंट P पर इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, और जब हम यहां से हटाए देने तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हमारा क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट P पे ऐसा क्या है कि जब हम इस चार्ज को इसके अंदर लेके आते हैं तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। साइंटिस्ट ने इसका जवाब दिया कि इसको एक नाम दे दिया कि उन्हीं ने ये कहा कि ये कैपिटल Q जो है अपने इर्द गिर्द एक फील्ड तैयार कर लेता है, एक फील्ड, एक सराउंडिंग बना लेता है। उस सराउंडिंग को फील्ड कहते हैं। एक सराउंडिंग बना लेता है कि जब जिस सराउंडिंग में कोई भी चार्ज आता है तो उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है। ये Q जो है जब इस Q की सराउंडिंग में आता है, ये स्मॉल Q इस कैपिटल Q की सराउंडिंग में जब आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल फोर्स। लेकिन वो फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द एक ऐसी सराउंडिंग बना ली है। इस जो सराउंडिंग इस कैपिटल Q ने अपने इर्द गिर्द बना ली है, या हम कह सकते हैं इसने अपने इर्द गिर्द एक दायरा बना लिया है कि जब इसके अंदर स्मॉल Q आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। जो दायरा बनाया है इस दायरे को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस दायरे को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए हम आपको एक चीज बताएं, इलेक्ट्रिक, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए हमारे हाथ में ये, मान लिए ये चश्मे का केस है, ठीक है। अब अगर हमें इसको खिसकाना है, तो हम इसको यूं फोर्स लगाएंगे एंड इट विल मूव इट, और अगर इधर से फोर्स लगाएंगे देन इट विल मूव इट। हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स लगाना पड़ रहा है। हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऐसी नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ऐसी नहीं होती हैं कि जब हम फोर्स अपने हाथ से लगाएंगे या हम मैकेनिकल पुल देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगी ना, वो बिना टच किए आगे बढ़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिए ये Q है और ये Q है। अब जब ये चार्ज प्लस है और ये चार्ज प्लस है, जब हम इसको इसके करीब लेके आएंगे तो ये अपने आप इधर भागेगा या इसको इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, यूं भागता चला जाएगा, और ये इसको भागता चला जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहा है और ये इसके ऊपर रिपेल कर रहा है इसको, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को क्या कहते हैं, हम मैकेनिकल पुल नहीं देते हैं, ये अपने आप मूव करती हैं। ये अपने आप मूव करती हैं। वो अपने आप क्यों मूव करती हैं? कि जब हम इसको इसके अंदर लेके आ रहे हैं तो ये अपने आप मूव क्यों कर रही है? ये अपने आप इसलिए मूव कर रही है क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द एक सराउंडिंग बना ली है कि जब ये इसके अंदर आएगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी और ये इधर उधर मूव करेगी, इससे दूर भागेगी या इससे अट्रैक्ट होगी। अगर ऑपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट होगी और अगर सेम होंगे तो रिपेल करेगी। इसी सराउंडिंग की जो हम बात कर रहे हैं आपसे इतनी देर से, ये सराउंडिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब ये सराउंडिंग जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है। यानी कि इस सराउंडिंग का जो इफेक्ट है, मान लिए ये Q है तो इसने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग कर ली है, वो इस सराउंडिंग का जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। तो वो स्ट्रॉन्ग और वीक इफेक्ट को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सराउंडिंग को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग को कहते हैं, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहते हैं, ठीक। जो सराउंडिंग इसने बनाई, इस Q ने अपने इर्द गिर्द जो सराउंडिंग बनाई कि जब उस सराउंडिंग में हम Q को, इस स्मॉल Q को लेके आ रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है,
तो उस सराउंडिंग को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और सराउंडिंग का जो इफेक्ट होगा, यानी कि वो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उस इफेक्ट को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर कुछ मेजर्स हैं, आप देख लिए। हमेशा ये सारी बात जो हो रही है, ये सारी बात हो रही है, एक बात ध्यान रखिएगा, पॉइंट चार्ज के ऊपर, यानी कि ये किसी पॉइंट पे रखा है और ये भी किसी पॉइंट पे रखा है। ये इर्द गिर्द ऐसे आड़ा बेड़ा कहीं नहीं रखा हुआ है, पॉइंट पे रखा है, पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तभी कूलाम्स लॉ की बात हम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं, और इसको लिखा ऐसे जाता है, इसका ये फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। Q क्या होता है? ये होता है भाई, हमें इसी की तो इंटेंसिटी निकालनी है, ये तो टेस्ट चार्ज है, ये तो टेस्ट चार्ज है, इसको इसके इर्द गिर्द लेके आ रहे हैं और हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो इसकी इंटेंसिटी ऐसे निकलेगी, ये अपॉन ये, और ये ऐसे निकलेगी। ये रिलेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे कैपिटल ई जो है वो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, चूंकि एक चीज हम, एक मिनट रुकिए, इसको पहले समझाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो ऐसे निकल आई, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि मान लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये जो चार्जेस रखे हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है, तो फोर्स कैसे निकालिएगा? देखिए, फोर्स निकालने का कूलाम्स लॉ से निकालिए फोर्स। देखिए कैसे निकालिएगा। मान लिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है, हमने यहाँ पे रखा फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, और Q1 क्या है यहाँ पे? कैपिटल Q, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लिए, यूनिट वेक्टर, और Q2 क्या है यहाँ पे? स्मॉल q अपॉन r², और ये यूनिट वेक्टर, ये आ गया। अब देखिए एक चीज, 1/4πε0 ये लिखा, और ये Q/r² लिख दिया, ठीक, Q/r² लिख दिया, और ये यूनिट वेक्टर लगा दिया, ये यूनिट वेक्टर लगा दिया, इसको बाद में लिखा मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल q। ये ध्यान रखिएगा, ये स्मॉल q टेस्ट चार्ज है। अब आप हमें एक बात बताइए, ये इतना हिस्सा जो है, अलग से देखिए, इसको अलग हाईलाइट करे दे रहे हैं, ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या ई के बराबर है? तो हम ऐसे लिखें, ई, ये हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अपॉन स्केलर वेक्टर होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अलोंग होगी। जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। यानी कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, तो जब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो इस पर फोर्स इस तरफ लग रही है, ठीक, इस तरफ लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? उसी तरफ होगी, उसी तरफ होगी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, F इज इक्वल टू ई क्यू, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू।
ठीक है। यूनिट इसकी होगी, यहाँ से आप यूनिट निकाल सकते हैं इसकी। यूनिट क्या होगी? ई की यूनिट ऑफ ई क्या निकलेगी? देखिए इसकी न्यूटन हो गई फोर्स की, और पर कूलम होगी, इसकी कूलम हो गई, न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन देख लिए, डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन इसकी होगी कहाँ से? हाँ, डायमेंशन देखिए, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू, भाई फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, ये होती है, और Q की डायमेंशन होती है AT, ये होती है। ठीक, ये हो गया M, और ये हो गया L, ये हो गया T -2 -1 -3, और ये A -1, ये हो गई। ये इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। अब इसके बाद और क्या बचा? ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं, इसको लिख लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला, ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सब लिख लिया आप लोग आराम से, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए चाहे तो, ये जो हमने लिखा है, ठीक। यहाँ पे हमने मिटा दिया था ना, ये इसको देखिए, इसको हम लिखे दे रहे हैं 1/4πε0 और Q अपॉन R², और ये R यूनिट वेक्टर, और ये इसको ऐसे लिखा था ना, लिख लिए। इसके बाद में बस छोटी सी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, इसकी डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं आपको। डेफिनेशन समझ लिए, डेफिनेशन क्या है देखिए। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज जो है जिसको हम इसके करीब लेके आ रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज से हम इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं। देखिए E इज इक्वल टू F अपॉन Q, ठीक है। अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए, Q की वैल्यू 1 हो जाए, इफ Q इज इक्वल टू 1, देन हमें पता है E F के बराबर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फोर्स आपस में बराबर हो जाएंगी। तो मतलब ये चार्ज की जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है। 1 मतलब यूनिटी हो सकती है, यूनिटी का मतलब 1 हो सकती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकल के आती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकल के आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल Q, ड्यू टू अ चार्ज कैपिटल Q at a point in the space, at a point in the space may be defined as the force पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज मतलब वैल्यू 1 हो गई, Q 1 हो गया, यूनिट चार्ज, यूनिट का मतलब 1, यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज called the unit charge small q called the test charge, called the
test charge, called the test charge, supposed to be placed at that point. Suppose to be placed at that point. ये हो गया इसका खेल। देखिए डेफिनेशन समझ लिए कैसे लिखी हमने। देखिए ये हमने लिखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू अ चार्ज क्यू। भाई इसी चार्ज की तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, कैपिटल क्यू की, ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन द स्पेस। एट अ पॉइंट इन द स्पेस का मतलब पी पॉइंट है, इसकी स्पेस में कोई एक पॉइंट, स्पेस मतलब इसकी सराउंडिंग में, यानी कि इसकी फील्ड में कोई एक पॉइंट पी है, इज डिफाइंड एट अ पॉइंट इन द स्पेस में बी डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब होता है कि F पर Q, पर का मतलब डिवाइड, पर यूनिट चार्ज, और यूनिट चार्ज मतलब Q इज इक्वल टू 1 पर यूनिट चार्ज, कॉल्ड द टेस्ट चार्ज। भाई ये चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज ही तो है। सपोज टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, सपोज टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट मतलब P पॉइंट पे रखा गया होगा, P पॉइंट पे तो रखा गया स्मॉल q को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज Q एट अ पॉइंट इन द स्पेस, एट अ पॉइंट इन द स्पेस, ये ध्यान रखिएगा, एट अ पॉइंट मतलब P पॉइंट इन द स्पेस may be defined as the force per unit charge supposed to be placed at that point. at that point मतलब यही वाले पॉइंट पे, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे पॉइंट, ये P, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा। तो हम लोग ने आज क्या देखा? हम लोग ने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी कि ठीक है, यानी कि अगर एक चार्ज है तो उसके ऊपर कई सारे चार्जेस मिलके जो फोर्स लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे तो वही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया कि कोई चार्ज है वो अपने इर्द गिर्द एक ऐसी सराउंडिंग बना लेता है कि जब हम दूसरे चार्जों को सराउंडिंग में लेके आते हैं तो वो दूसरा चार्ज जो है वो सराउंडिंग में आकर अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक। उस सराउंडिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस सराउंडिंग के इफेक्ट को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ये जितनी भी कहानी हमने आपको समझाई है, जितनी भी कहानी, जितनी भी हमने आपको आज थ्योरी समझाई है, सारी की सारी समझाई है पॉइंट चार्ज पे। ये ध्यान रखिएगा, मेन जो बेसिक चीज़ है इसकी वो है पॉइंट चार्ज। चार्ज पॉइंट पे रखा हुआ है, किसी स्पेस में नहीं रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक, ये हमने बताया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक। ये जो हमने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q अपॉन R स्क्वायर, और ये R कैप, ये बताया था। इसको कहते हैं इंटेंसिटी, ये लिख लिएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। इसके बाद पढ़ाएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज अब पॉइंट चार्ज नहीं होगा, चार्ज पॉइंट पर नहीं रखा होगा, स्पेस में रखा होगा। वो चीज़ अगले लेक्चर में आएगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए थैंक यू।